दर्शकों, आज की आवाज़ में आपका स्वागत है। एक मुलाकात सीधी बात कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम पहुंचे हैं मेहुल कृष्णानी के पास। ये कृष्णानी फार्म हाउस है, जैसा हमने आपको बताया था। गुना का जाना पहचाना एक परिवार है जो कि विभिन्न क्षेत्रों में अपना योगदान दे रहा है। आज इनके जो सुपुत्र हैं, यानी कि आनंद कृष्णानी के जो सुपुत्र हैं मेहुल कृष्णानी, उन्होंने बहुत बड़ा कीर्तिमान रचा है। गुना ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश के लिए बहुत बड़े गौरव की बात है, पूरे भारत देश के लिए गौरव की बात है। आज इनका सम्मान गणतंत्र दिवस पर लाल परेड मैदान पर भी किया गया है प्रशासन की ओर से, और हम यहाँ पहुँचे हैं मेहुल कृष्णानी और उनके परिवार से बातचीत करने के लिए। मुद्दा है एशियन रोइंग चैंपियनशिप में उन्होंने जो कीर्तिमान रचा है, 2 गोल्ड और 2 सिल्वर मेडल उन्होंने हासिल कर गुना का नाम बाकायदा बहुत ऊंचाई पर लेके गए हैं। इस खुशी के मौके पर हम सीधी बात करते हैं मेहुल कृष्णानी से। मेहुल, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज की आवाज़ के एक मुलाकात सीधी बात कार्यक्रम। बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले आपके कार्यक्रम को, जो कि आप आए हमारे पास। बहुत बहुत धन्यवाद इसी के लिए। मेहुल जी, कैसे संभव हुआ, आपने रोइंग में जाने का निर्णय कैसे लिया, कैसे आपके मन में आया कि आपको रोइंग ही करना है, जबकि आपकी उम्र के जो बच्चे होते हैं आमतौर पर वो पीईटी में वो इंजीनियरिंग करते हैं, मेडिकल करते हैं, मुख्य सपना उन्हीं का वही रहता है, लेकिन आप एक अलग हट के आपने इस रास्ते को चुना है। कैसे आपकी प्रेरणा हुई है? शुरू से ये तो घर का ही असर है, घर का ही माहौल शुरू से ही स्पोर्टिव रहा है, तो शुरू से ही स्पोर्ट्स में जाने की इच्छा रही है। शुरू से ही पापा चाचा दादा ने शुरू से ही स्पोर्ट्स में आगे बढ़ा है, तो शुरू से ही स्पोर्ट्स का कीड़ा सा रहा है एक। तो पहले क्रिकेट खेला बचपन में, खूब क्रिकेट खेला, गली क्रिकेट खेला, फिर उसके बाद लेदर क्रिकेट चालू करी। फिर लेदर क्रिकेट में जाने के बाद लेदर क्रिकेट में इंटरेस्ट आया 5th-6th क्लास में। तो फिर उसके बाद हाइट को देखते हुए स्कूल में सर ने डिसीजन लिया कि बास्केटबॉल खेलना चाहिए, तो बास्केटबॉल खेला हाइट के अकॉर्डिंग। तो उसमें भी घर वालों ने सपोर्ट करा कि आप आगे बढ़िए, स्पोर्ट्स में जो करना है, किसी तरीके की कोई रोक टोक नहीं रही शुरू से। तो उसके बाद बास्केटबॉल में आगे बढ़े, तो बास्केटबॉल में भी अच्छे रिजल्ट्स आने लगे थे। बास्केटबॉल में ओपन सीनियर स्टेट मैंने भोपाल में पार्टिसिपेट कर लिया था कुछ 3-4 महीनों के अंदर ही। फिर वहाँ पे राजनांदगांव, जो कि इंडिया का बेस्ट बास्केटबॉल सेंटर है साई में, तो वहाँ जाके एक इंटेंसिव कैंप लगा था जिसमें फॉरेन कोचेस आए थे। तो वहाँ जाके भी कंपटीशन लेवल पता पड़ा, तो वहाँ जाके भी सर ने बोला था कि अच्छा कर सकते हैं। तो वहाँ पे साई के लिए भी सिलेक्शन प्रोसेस के लिए कुछ बात आगे बढ़ी थी। उसी बीच में मैंने 2 महीने का ड्रॉप लिया था 10th की बोर्ड्स के लिए। तो उसी बीच में जो अपनी राज्य अकेडमी है, मध्य प्रदेश राज्य अकेडमी, तो इसी के कोच, वाटर स्पोर्ट्स अकेडमी के कोच कैप्टन दलवीर सर, वो टैलेंट सर्च के लिए आए थे गुना में। तो उन्होंने बास्केटबॉल कोर्ट में बुलाया, और फिर उन्होंने हाइट देख के उन्होंने रोइंग गेम के बारे में बताया। पहले तो मुझे भी नहीं पता था रोइंग गेम के बारे में, और हर दूसरे को नहीं पता कि रोइंग क्या है, बल्कि रोइंग टॉप 10 हार्डेस्ट गेम में आता है। रोइंग जितना हार्डेस्ट गेम है उतना ईजी गेम दिखता है, लेकिन इतना है नहीं। तो इसी के साथ सर ने बताया कि आप एग्ज़ाम के बाद भोपाल आ जाइए। भोपाल मतलब उन्होंने बताया, एकेडमी की फ़ैसिलिटीज़ बताई उन्होंने कि एकेडमी की फ़ैसिलिटीज़ कैसी हैं। गवर्नमेंट पूरी तरीके से स्पॉन्सर कर रही है बच्चों को। मतलब अभी देखा जाए तो एशिया में बेस्ट फैसिलिटीज़, वन ऑफ द बेस्ट फैसिलिटीज़ MP स्टेट एकेडमी दे रही है। और तो इसी के साथ 2-3 महीने वहाँ जाके डे बोर्डिंग से पहले ट्राई करा रोइंग। तो रोइंग में भी इंटरेस्ट आने लगा, अच्छा इवेंट है। फिर उसके लिए पहले स्विमिंग वगैरह अच्छे से सीखी, तो फिर रोइंग में आगे बढ़े। फिर रोइंग में इंटरेस्ट आया, उसमें लगा कि नेशनल्स वगैरह अच्छे खासे अपॉर्चुनिटीज़ हैं रोइंग में, इंटरनेशनल खेल सकते हैं। और फिर कैलिबर भी था रोइंग के लिए। वहाँ जाके भी वहाँ सीनियर्स को ही 3-4 महीने में बीट करा था, जो कि 4-5 सालों से पहले से ही रोइंग कर रहे हैं। तो वहाँ पे सर ने भी बताया कि आप अच्छा कर सकते हैं आगे। तो ऐसे ही फिर सर ने एकेडमी में अंदर बोर्डिंग में डाला, और फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी सर ने, डाइट से लेके किट्स से लेके जो भी जिमिंग की जो मटेरियल्स हैं वो भी। तो इसी तरह रोइंग में आगे बढ़ते बढ़ते रोइंग का मैंने पहला नेशनल पौंडीचेरी में खेला, और पौंडीचेरी में 2 गोल्ड और 1 सिल्वर लिया। बस वहीं से फिर शुरू करा, और आज 6 नेशनल मेडल्स हैं और ये 2 इंटरनेशनल मेडल्स। कहते हैं कि पूत के लक्षण पालने में ही दिख जाते हैं, तो मेहुल का जो बचपन था वो खेलों से और रोमांच से भरा हुआ था, जैसे कि हम देख रहे हैं।
बास्केट वाला करना चाहते, बहुत सारे खेलों में, तो मन में कहीं असमंजस नहीं आया कि क्या करूं क्या ना करूं, क्या ये एक दुविधा का आपके अंदर कोई दुविधा खड़ी नहीं हुई, या माता पिता ने नहीं कहा कि यार करना क्या है, कुछ तो चुनाव करो? दुविधा तो रोइंग में नेशनल मेडल जीतने के बाद भी हुई थी। अच्छा अच्छा। दुविधा तो हर जगह ही आई, लेकिन बड़ों ने जिस तरह सपोर्ट करा, जिस तरह स्पेशली दलवीर सर ने जो सपोर्ट करा, उनने आगे का रास्ता दिखाया। अब जब तक आप स्पोर्ट्स में एक लेवल पे नहीं पहुंच जाओगे, जब तक आपको पता ही नहीं पड़ेगा कि स्पोर्ट्स में और अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं। अब पता पड़ा है कि स्पोर्ट्स में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, गवर्नमेंट किस तरह से हेल्प कर रही है, स्पोर्ट्स की जो अलग अलग कैटेगरीज़ की जॉब निकल रही है। फिर अब मन बना लिया कि अब स्पोर्ट्स में ही आगे जाना है और इंडिया के लिए मेडल। अब आप देश का नेतृत्व करेंगे, यानी एशिया में आपका नाम ऊपर आया है, अब आपको लग रहा है कि अब भारत का रिप्रेजेंट कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड में, तो अब कैसा महसूस कर रहे हैं? और उन लोगों के लिए कि जो बच्चे खेल में लेकर कोई भी करियर चुन लेते हैं, उनके लिए क्या कहते हैं इस मौके पर? स्पोर्ट्स करियर इतना इजी नहीं है, इतना लगता है इतना कि है मेहनत, वो करने के बाद ही पता पड़ता है कि आपको कितने सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं। और स्पोर्ट्स करियर है भी बहुत अच्छा। अगर आप एक लेवल पे पहुंच जाएंगे तो आपकी सब लोग, मतलब आज विराट कोहली को हर दूसरा इंसान जानता है, हर पहला ही इंसान विराट कोहली को जानता है। तो धीरे धीरे अदर स्पोर्ट्स को भी एक्सपोजर मिल रहा है। इंडिया में क्रिकेट, इसलिए हर बच्चा शुरू से ही पहले बल्ला पकड़ लेता है। अदर गेम्स के बारे में पता ही नहीं पड़ता है, तो अदर गेम्स के बारे में धीरे धीरे एक्सपोजर आ रहा है। खेलो इंडिया स्कीम्स आ रही हैं, अभी रिसेंटली मेरा खेलो इंडिया स्कीम में भी हुआ है, तो इसमें बच्चों को प्रोत्साहन देने के लिए मंथली 10,000 की स्कीम है इसमें। तो मंथली 10,000 रुपीज़ टॉप 6 नेशनल प्लेयर्स हैं उनके लिए आएंगे। तो इसी में अभी टैलेंट सर्च में इसमें भी अभी सिलेक्शन हुआ है, तो इससे बच्चों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल रही हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिल रहा है। तो अब स्पोर्ट्स अच्छा करियर ऑप्शन बनते जा रहा है। तो मेहुल, ये अचानक आपके सामने रोइंग आकर खड़ा हो गया, और आप बचपन से कुछ और सपना देखते होंगे कि आपके आदर्श खिलाड़ी कौन है, या रोइंग में भी कोई आपके आदर्श खिलाड़ी हैं, या क्रिकेट कोई अभी भी आप मानते हैं कि नहीं उसी में मुझे कुछ करना आगे चल के? शुरू से यही था कि स्पोर्ट्स को ही रिप्रेजेंट करना है, ऐसा कोई बेसिकली नहीं था कि ऐसा लगता कि बस इंडिया के लिए इंडिया की जर्सी पहन के इंडिया का फ्लैग सबसे टॉप पे लाना है, बस यही था शुरू से। अब वो फिर किसी भी गेम से हो, फिर अब करते करते सभी चीज़ में इंटरेस्ट आ गया। तो आज मेहुल, गणतंत्र दिवस पर आपको सम्मानित किया गया, जो कि हमारा आज राष्ट्रीय पर्व है इतना बड़ा, और कैसा महसूस किया आपने? कभी सोचा था कि इस तरह से इतनी जल्दी कोई कामयाबी हाथ में आ जाएगी? ऊपर वाले की कृपा है, घर वालों का आशीर्वाद है। अच्छा, आपके स्कूल के जो टीचर्स रहे हैं उनका कितना आशीर्वाद, कितना गाइडेंस आपको मिला है? कुछ टीचर्स के नाम लेना चाहेंगे आप, जो ये आपको मोटिवेट करते हो कि ये करो या वो करो? सारे टीचर्स का मदद है। अब किसी का छूट जाए तो कोई टीचर बाद में फ़ोन करके बोले भाई मेरा तो नाम छूट ही गया। फिर भी कोई सबसे बड़ा रोल तो दलवीर सर से बड़ा रोल तो किसी का नहीं है। अच्छा, अब किस स्कूल में आपकी एजुकेशन हुई? मेरी शुरू में भवन स्कूल में हुई, जिसमें बुआ थी साथ में। जी, तो मैं उन्हीं के साथ जाता था। फिर उसके बाद स्कूल चेंज करा, वंदना में आया था। फिर नीलवर्ल्ड से ही पता पड़ा, नीलवर्ल्ड से ही मैंने बास्केटबॉल खेला चालू करा था। तो नीलवर्ल्ड स्कूल का भी स्पोर्टिव बनाने के लिए बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि अच्छा स्कूल है, गुना में अच्छा स्कूल है। उन्होंने स्पोर्टिव अच्छा करियर अपॉर्चुनिटीज़ बताई स्पोर्ट्स में। उसमें भी जो PhD जो स्पोर्ट्स के टीचर थे, उन्होंने भी अच्छे गाइडलाइंस दी। फिर आगे अगर आपको कहीं बढ़ना है तो आपको एक एस्टेब्लिश जगह पे जाना ही पड़ेगा, और वो गुना में अभी नहीं है। तो आपको बेसिकली अकेडमीज़ में ही जाना पड़ेगा, जो लीगल ऑथराइज्ड अकेडमीज़ हैं। वही आपको एक अलग लेवल तक ले जा सकते हैं। स्पोर्ट्समैन को आगे जाने के लिए सारी चीज़ें अडेप्ट करनी पड़ती हैं। स्पोर्ट्स तो बहुत आगे बढ़ चुका है आजकल। आपके पास एक पर्सनल फिजियो से लेके आपके पास एक पर्सनल साइक्रेटिस्ट भी होना चाहिए। तो इसी चीज़ में आपको आगे बढ़ाने के लिए ये सब चीज़ें मदद करती हैं। तो आप देखते हैं कि गुना में इस तरह की बहुत कमियां हैं, मतलब स्पोर्ट्स को लेकर बहुत ज़्यादा जागृति बच्चों में नहीं है। आप सौभाग्यशाली रहे कि आपको इस तरह के कुछ दिशा निर्देश मिल गए, कुछ ऐसा कंपटीशन हुआ जिसमें आप चले गए। ऐसा हर एक के जीवन में नहीं आता है मौका। इसके लिए आप किसका धन्यवाद अदा करना चाहिए? इसके लिए तो पेरेंटल सपोर्ट, फैमिली सपोर्ट, फिर फाइनेंशियल भी ऐसी कोई वीकनेस नहीं है। तो घर वालों ने बोला जो पैशन है वही आप आगे बढ़ो उसमें। ऐसा नहीं है, सब बच्चों को मिलता है मौका, लेकिन कुछ फाइनेंशियल रीजंस के कारण नहीं जा पाते, कुछ इमोशनल सपोर्ट नहीं रहता तो नहीं जा पाते। बाकी अब स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रहा है, गवर्नमेंट
जो अकेडमीज़ हो रही हैं वो, मेरी जो अकेडमी है मतलब जिस अकेडमी में मैं हूँ वो अकेडमी टोटली फ्री है, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। और इवन अगर आप नेशनल मेडल पे, अब अगर आप नेशनल मेडल लेंगे तो आपको 1 लाख रुपीज़ तक की आपको स्कॉलरशिप मिल रही है। और अभी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने ये निकाला है कि नेशनल मेडलिस्ट को सीधे कांस्टेबल की जॉब मिलेगी और जो इंटरनेशनल मेडलिस्ट है उनको सीधे सब इंस्पेक्टर की जॉब मिलेगी। अच्छा, अभी एशियन के अलावा हम नेशनल की बात करें तो नेशनल में भी आपने 4 मेडल जीते हुए हैं, उसके विषय में बताइए कैसे कैसे, मतलब रोइंग के मामले में पहले नेशनल कब हुआ और कब आपने मेडल जीते? नेशनल पहला जैसे बताया था पौंडीचेरी में पहला नेशनल हुआ था, वो इंडोर रोइंग का ही था। तो उसमें मेरे 2 सिंगल इवेंट्स थे और एक टीम इवेंट था। तो सिंगल्स इवेंट में मैंने पहला इवेंट खेला था रोइंग में, पहला ही नेशनल खेला था लाइफ का, उसमें सिल्वर मेडल आया था। तो वो बीच में ऐसा भी हुआ था कि बीच में मेरा एक जूनियर नेशनल छूट गया था जिसमें मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो उसके कारण फिर समझ आया कि स्पोर्ट्स को इतनी लाइटली नहीं ले सकते हैं। आपको अपनी हेल्थ को लेकर आपको अपनी हर एक चीज़ का ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। जी कैसे भी। आपने 10th किया, 10th के बाद अभी लगभग फिर आप स्पोर्ट्स में चले गए। आपकी कौन से सब्जेक्ट में अच्छी रुचि थी 10th, मतलब 10वीं तक आपने किस विषय पर ज़्यादा फोकस रखा था? शुरू से ही बैक बेंचर रहे हैं, शुरू से एवरेज स्टूडेंट रहे, तो इतना ध्यान नहीं रहा पढ़ाई में। सारी फेवरेट सब्जेक्ट थे, जिसमें ज़्यादा चीटिंग कर ली तो अच्छा ज़्यादा नंबर मतलब सबसे ज़्यादा रुचि आपकी स्पोर्ट्स में रही है? स्पोर्ट्स में ही रही है शुरू से। पढ़ाई में भी रहे हैं, एवरेज स्टूडेंट रहे हैं, मतलब 75, 70, 80, इससे ना कम इससे ना ज़्यादा। तो आप 4 मेडल की जो बात कर रहे थे नेशनल वाली, उसके विषय में और थोड़ा खुल के बताइए। तो अभी तो आपकी एज भी बहुत कम है और इस तरह का अचीवमेंट मिलना मतलब बहुत ही गर्व की बात है, हमारे गुना के लिए नहीं पूरे प्रदेश के लिए। तो अब आप भविष्य में अब क्या करेंगे इसके आगे, माने जैसे अभी क्या प्लान है आपका? अभी तो एशियन गेम्स है, ओलंपिक है, इसी में इंडिया को रिप्रेजेंट करना है। अभी तो अगले 4-5 साल तो पूरा फोकस रोइंग उसी पर रहेगा आपका। अच्छा, फिर इसके अलावा और भी जो ओलंपिक्स होते हैं और वर्ल्ड के जो बड़े बड़े विश्व कप वगैरह इस तरह के जो खेल होते हैं, उनमें भी क्या आप भारत का रिप्रेजेंट करेंगे? मेहनत डिसाइड करेगी ये तो। अच्छा, अभी जो आपने एशियन क्वालिफाइंग जो उसमें किया है चैम्पियनशिप में, तो आप बताइए कितनी चुनौती थी आपके सामने, कितने देशों के लोग मतलब वो थे खिलाड़ी आपके सामने, और किस तरह का आपको उसमें दिक्कत आई? चुनौती तो थी, लेकिन जिस हिसाब से वर्कआउट डिज़ाइन करा था इंडिया कोच जो है हमारे, उन्होंने पूरा 4 हफ्ते का वर्कआउट डिज़ाइन करके दिया था। अकेडमी की तरफ से भी जो फिजियोथेरेपिस्ट, इसके बीच में मुझे इंजरी भी हो गई थी, तो फिजियोथेरेपिस्ट जो थे उन्होंने इंजरी से रिकवर कराया जल्दी। और फिर उसके बाद जो जिम के जो नए सर आए हैं अभी, वो मतलब जर्मनी से जो क्वालिफिकेशन करके आए हैं वो अपनी, तो उन्होंने नई टेक्निक्स के साथ इम्प्रूव करा, लेग स्ट्रेंथ बढ़ाई, मैं बेसिकली स्ट्रेंथ पे फोकस करा उनने। मतलब जितना मैक्सिमम मैंने तो कभी सोचा नहीं था मेरा एर्गोमीटर टाइम कभी इतना अच्छा हो सकता है। मेरा बेस्ट टाइम था 6:37 और अभी 6:21 आया है, तो मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि इतना टाइम भी क्लोज हो सकता है। क्योंकि बेसिकली जो इंडोर रोइंग है वो बेसिकली रोअर्स जो रहते हैं वो बेसिकली आउटडोर रोइंग ही करते हैं, और जो इंडोर रोइंग करते हैं वो स्पेशली इंडोर रोइंग ही करते हैं। तो अब दोनों को साथ में हैंड टू हैंड अच्छा चल रहा था, तो सर ने और एक्सप्लोर करा उसको, और जो वर्कआउट डिज़ाइन करा गया था वो वर्कआउट भी अच्छा खासा हार्ड था। मतलब इवन डेली की आपकी 180 to 200 हार्ट रेट जानी है डेली की, और सुबह शाम 3 घंटे प्रैक्टिस, शाम को 3 घंटे प्रैक्टिस। उसके बाद रेस्ट से लेकर डाइट भी एक्स्ट्रा इंडिया कैंप की तरफ से आई थी डाइट, प्रोटीन बार से लेके सप्लीमेंट से लेके सारी चीज़ें ध्यान रखा गया। तो 1 महीना तो बिल्कुल इसी पे डेडिकेशन था, तो उसी का ही असर है कि। तो मेहुल, हमें ऐसा लग रहा है आपकी बातों से कि जो भारत सरकार की जो खेल नीति है या वर्तमान में जो जिस तरह की सुविधाएं खेलों के विषय में दी जा रही हैं, क्या आप उनसे संतुष्ट हैं? संतुष्ट नहीं, बहुत ज़्यादा संतुष्ट हैं मतलब अच्छा अभी और ज़्यादा बच्चों को मतलब इसी चीज़ में लाया जाए, और ज़्यादा बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ मिले। बच्चे डरते हैं अभी स्पोर्ट्स में आने के लिए, कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, लेकिन अब इतनी अपॉर्चुनिटीज़ आ गई हैं। स्पोर्ट्स को पैशन बनाने के बाद इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ दे रही है गवर्नमेंट, इतनी ज़्यादा मैंने अभी खेलो इंडिया स्कीम के बारे में बताया। मतलब अगर आप कोई 14 साल के बच्चे का अगर खेलो इंडिया में हो जाता है तो 10,000 रुपये महीना अगर उसको मिल रहा है, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। और आपको लगातार 8 साल तक वो स्कीम का फ़ायदा मिलेगा अगर आपका परफॉर्मेंस रहेगा तो।
दर्शकों, मेहुल से बातचीत हम कर रहे हैं, लेकिन इस समय हमारे पास मेहुल की दादी जी हैं, वो उनसे भी हम बात करना चाहेंगे। दादी जी, आपका नाती इस समय बहुत बड़ा कीर्तिमान रचा हुआ है, पूरे भारत का नाम रोशन किया हुआ है। एक कहावत आपके दौर में चला करती थी कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब और पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। आज वो कहावत आपको कैसी लग रही है आज इस मौके पर? अरे ये तो चलते फिरते ही चलेगा तो ऐसे चलेगा तो ऐसे, मतलब उसके हाथ पाँव तो बिल्कुल बंद ही नहीं रहते। हम लोग चाह ये क्या करा है, तो खाना खाने में भी ऐसे ऐसे करे बिल्कुल। सारे उसका हाथ ही नहीं बन रहा है, ये हंसे सब जने। तो वो वाली कहावत झूठी हो गई है क्या कि खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब? अब आज के दौर में वो सूट कर रही नहीं तो ये क्या है कि भाई चलते फिरते खाना खा रहे हैं तो ऐसे, खाना बैठ रहे तो ऐसे, सारा दिन में चिल्लाए बल्ली खाना तो खा ले कम से कम। तो हंसे थे। अरे दादी माँ बहुत प्यार करता है बेचारा सबसे। अच्छा, वो सही लड़का है घर के अंदर। आपको कैसा लग रहा है इनने जो अभी बहुत मुझे बहुत खुशी हुई। आपका आशीर्वाद है बराबर। बहुत खुशी हुई। मैं तो वैसे इसको शुरू से मैं नहीं पाला। अच्छा। इसकी माँ ने तो पैदा करके ही छोड़ दिया। मैं इसको गोदी में ले जाऊँ, उसकी टट्टियाँ साफ करूँ, लंगोटियाँ साफ करूँ, दूध पिलाऊँ बोतलों में भर के। आज बेचारा मानता है मेरे को। दादी माँ बहुत प्यार करता है अभी भी। क्या बात है। बहुत प्यार करता है। कहीं हमेशा फ़ोन पे यही बोलेगा दादी माँ कैसी हो। तो ऐसे बच्चे कम मिलते हैं बेटा आजकल के ज़माने क्या में। बात है। दर्शकों, हम देख रहे हैं एक पूरा संयुक्त परिवार है, यहाँ पर चाचा और इनके पिता पूरे मिलजुल कर हंस, और बुआ, सभी लोग एक साथ। मेरे साथ बुआ भी बैठी हुई हैं इस समय। मैं आइए उन्हीं से बातचीत करता हूँ। पहले आप मेहुल की बुआ जी हैं। आपने इसका बचपन देखा है और आज इसने जो कीर्तिमान रचा है, जो भारत का नाम रोशन किया है, आपका क्या फीलिंग आ रहा है और आप क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? आज हमारे लिए बहुत ही ये गर्व का क्षण है। हमारे लिए बहुत ही ये पल हम सबको गौरवान्वित कर रहा है कि हमारे एक छोटे से बच्चे ने, जिसको हमने गोदी में खिलाया, बचपन में हमने जिसको चलना सिखाया, आज वो हमारे देश के लिए मेडल लेके आया। तो ये हमारे परिवार के लिए, हमारे देश के लिए, सबके लिए गौरव की बात है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है ये बच्चे ने हमारे उन छोटे बच्चों को भी एक संदेश दिया है कि प्रयास करते रहो। जब तक आप प्रयास करते रहेंगे आपको सफलता अवश्य मिलेगी। मैं इसको हमेशा अपना एग्जाम्पल भी देती थी कि जब मैंने केबीसी में भी हॉट सीट पे मैं गई थी, तो मैं भी पिछले 14 साल तक प्रयास करती रही और मुझे केबीसी में मुझे जाना था, मेरा एक बहुत बड़ा सपना था। तो कहीं ना कहीं मैं उस प्रयास को मैं करती रही, लगातार 14 साल तक मैं उसको फेस करती रही और अंततः मुझे सफलता मिली और मैंने हॉट सीट पर जाके अमिताभ जी से मुलाकात की। तो मैं इसको हमेशा मोटिवेट करने के लिए बोलती थी कि मेहुल, आपको प्रयास करना है। अभी इवेंट के भी 2 दिन पहले मैंने उसको फ़ोन लगा और यही कहा कि बेटा लास्ट मोमेंट तक छोड़ना मत, डोंट गिव अप। आप अपना 100% 200% देना तो आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगी। और ईश्वर की दया से, बड़ों के आशीर्वाद से, आप सबके आशीर्वाद से उसको ये सफलता मिली और हम सब परिवार वाले काफ़ी खुश हैं। बहुत अच्छा लग रहा है देखिए ये सब जानकर कि हर एक सदस्य ने मेहुल का उत्साहवर्धन किया, चाहे उनके चाचा हों, उनके पापा हों। दर्शकों, मेहुल की इस कामयाबी के साथ अब उनके पापा जी हमसे जुड़ गए हैं। आनंद कृष्णानी जी हैं। कई सामाजिक संगठनों में आप काम करते हैं, बहुत ज़्यादा ऊर्जावान और सक्रिय बने रहते हैं। भारत विकास परिषद के वो पिछले 2 वर्षों से चेयरमैन हैं और बहुत सामाजिक सेवा में अपना योगदान देते रहते हैं। उनसे बात करते हैं। आपके बेटे ने इतना बड़ा कीर्तिमान रचा है और गुना के लिए एक गौरव का काम किया है। आप क्या इस समय महसूस कर रहे हैं और क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा कि तो अभी शुरुआत है, अभी तो बहुत मंजिल बहुत दूर है, क्योंकि जो हमारा सपना है कि वो भारत का झंडा लेकर अपना परचम फैलाए, भारत देश का परचम फैलाए, अपनी माटी का नाम रोशन करे, परिवार का नाम रोशन करे। ये तो अभी बहुत छोटी शुरुआत है और अभी इसको बहुत आगे जाना है। अभी जो कुछ किया है ठीक है, अच्छा है, बेस्ट है। ये वन ऑफ द बेस्ट नहीं कह सकते, लेकिन अभी बहुत आगे जाना है। एक मौका आया था कि जब इसको क्रिकेट की तरफ रुझान हुआ, फिर बास्केटबॉल आपने बताया, बहुत सारे खेलों में इसकी रुचि थी। कैसे आपको लग रहा था कि भेजें ना भेजें रोइंग में, क्या समस्या खड़ी हुई थी? जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो आज का जो परिवेश है और जो माहौल है, उसके हिसाब से मैंने ये देखा है कि कई जगह कई पेरेंट्स
जो बच्चों में अपने अधूरे सपने देखते हैं, यानी जो वो पूरा नहीं कर पाए हैं वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे पूरा करें। जैसे कि वो मान लो जैसे किसी जगह छोटी नौकरी कर रहे हैं तो उनको उसका सपना था कि मैं इंजीनियर बन सकता था या मैं डॉक्टर बन सकता था, तो वो लगे रहते हैं बच्चे को इंजीनियरिंग कराने के लिए या डॉक्टरी पढ़ाने के लिए भेजना चाहेंगे, कहीं कोचिंग में भेजेंगे। अपनी कई बार बेचारे पेरेंट्स अपनी हैसियत से ऊपर खर्च करके इंजीनियरिंग या डॉक्टरी या किसी और जो आज के जो मतलब कुछ उंगलियों पे गिने जाने वाले जिनको मतलब कि प्रीमियम जो लाइन्स हैं उनकी तरफ सिर्फ ध्यान देते हैं। ये बिल्कुल नहीं देखते कि बच्चा इस लाइन के लिए फिट है या नहीं है, वो इस क्षेत्र में कर पाएगा नहीं कर पाएगा, और उसके कारण वो कई बार बच्चों पे एक्स्ट्रा प्रेशर भी बना देते हैं। बच्चे भी बेचारे प्रेशर में आ जाते हैं और वो उस लाइन में जाते हैं, कभी कोई सफलता पा सकता है, कोई नहीं पा पाता। इस कारण हमने कई जगह देखा है कि बच्चे कई जगह डिप्रेशन में आते हैं, कुछ आत्महत्याएँ भी बढ़ जाती हैं। ये बहुत एक बड़ा मतलब एक वो है। अब क्या है कि आपको सबसे पहले ये देखना चाहिए कि बच्चा आपका क्या चाहता है, किस फील्ड में उसकी रुचि अच्छी है, उसका टैलेंट क्या है। टैलेंट बहुत सबसे बड़ी चीज़ होती है देखना, क्योंकि आपको जज करना होता है। आप उसके माता पिता हैं, आपको बेहतर बताया कि आपका बच्चा क्या कर सकता है। आप ये मत देखो कि मुझे क्या बच्चे से कराना है, सही बात है। आप बिल्कुल मत देखिए कि आप मुझे क्या कराना है, बच्चा क्या कर सकता है, पहले ये देखना चाहिए। हमने देखा था बचपन से ही इसको बड़ा खेल कूद में बड़ी रुचि थी, मतलब बहुत रेस्टलेस रहता था। अच्छा, मतलब जो कुछ भी है खाना खाते खाते भी जल्दी जैसा अभी दादी बता रही थी आपको, हाथ पाँव चलते थे उसके। हाँ, जहाँ मतलब इवन मेरे को अच्छी तरह याद है, जब वो बहुत छोटा था तो कहीं बारात जाते देख ले तो वो बारात में ही खड़े होकर वहीं डांस करता था, और इवन मतलब आ गया तो वापस रोता था कि मुझे वहीं ले चलो वापस। कुछ नहीं था उसके बाद। हाँ, मतलब नहीं, मतलब उसको बस हाथ पाँव उसके चलाने। अच्छा, मतलब रेस्टलेस रहता, आया बिल्कुल वापस रोने लगता था, मुझे वापस जाना है, मुझे वहीं डांस करना है, घोड़ी पे जाना है, ये करना है, वो करना है। और इस तरह से रेसेस में भी बचपन में ही। तो उसके जब जैसे जैसे खेल जब बड़ा होता गया, थोड़ा खेल की तरफ से रुझान बढ़ा, तो जैसा बताया कि इसकी स्कूलिंग पहले वंदना में हुई, फिफ्थ तक हमने वंदना में देखा कि वहाँ बहुत ज़्यादा ऐसे स्पोर्ट्स को लेके बहुत ज़्यादा मतलब उनके ज़्यादा फैसिलिटीज़ या वो बढ़ाने वाला काम नहीं करते हैं वहाँ पे। हालांकि मैं भी वहाँ का स्टूडेंट हूँ, फाउंडर स्टूडेंट हूँ वंदना और काइस का। जी। पर हमारे टाइम में हम लोगों ने एक अलग चीज़ थी। अभी आजकल क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई है, सब कुछ आजकल स्टडीज़ कॉम्पिटिशन्स को देखते हुए ये जो स्पोर्ट्स की लाइनों को कम ध्यान देते हुए केवल उनका एकेडमिक की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं सारे स्कूल्स की। एकेडमी में बस उनके बच्चे टॉप 10 में दिखना चाहिए, कंपटीशन में दिखना चाहिए। और नो डाउट गुना के कई टैलेंटेड बच्चे एकेडमीज में बहुत ऊपर गए हैं, बहुत विदेशों तक उन्होंने अपना परचम फैलाया है एकेडमी को लेकर, मतलब पढ़ाई में बढ़ने के बाद। स्पोर्ट्स को लेकर अभी तक कोई बहुत ज़्यादा हमने गुना से अभी तक कोई अचीवमेंट्स नहीं है। कुछ हैं अचीवमेंट्स जो हॉकी में गए हैं या कहीं और गए हैं, पर इसमें और दूसरे स्पोर्ट्स में तो कम गए हैं। तो लेकिन जब इसका 5th तक मैंने देखा कि ये वहाँ कुछ नहीं मिल रहा है, तो एक नया स्कूल खुला था नीलवर्ड स्कूल, जहाँ थोड़ी स्पोर्ट्स फैसिलिटी उन्होंने दिखाई थी, बताई थी। हमने देखा, अच्छा लगा, वहाँ हमने उसको एडमिशन दिलाया। तो वहाँ जाने के बाद उसने कई तरह के स्पोर्ट्स में वहाँ खेला, क्योंकि वहाँ सारे स्पोर्ट्स होते थे। ये आप देख सकते हैं, उसके कई तरह के सर्टिफिकेट्स हैं इसके, बास्केटबॉल, फुटबॉल, हॉकी, हर फील्ड, हाँ मतलब हॉकी नहीं सॉरी वॉलीबॉल, इस तरह के सारे इसने जो है सारे वो जो उसको वहाँ मिलता था वो खेलता था। अच्छा प्रदर्शन हाँ, किया। मतलब इवन एथलेटिक्स में भी खेलता था। फिर यहाँ फिर इसके बाद इसका जब थोड़ा और बड़ा हुआ था नेचुरली, जाके जैसा कि हम देखते हैं बच्चा का भारत में जो है सबसे पहले रुझान जो बढ़ता है सबसे ज़्यादा क्रिकेट की तरफ बढ़ता है। तो उन्होंने क्रिकेट की तरफ इसका रुझान बहुत बढ़ा, क्रिकेट की तरफ उसका पैशनेट हो गया। क्रिकेट, दिन भर क्रिकेट, सुबह शाम क्रिकेट। पढ़ाई से आया, वहाँ से स्कूल का टाइम थोड़ा ज़्यादा था, लेकिन फिर भी आके ही सीधा 3 बजे स्टेडियम पहुँच जाए। कई बार तो स्कूल से भी उतर जाए, घर तक नहीं आए, स्टेडियम में उतर जाता था, वहीं क्रिकेट खेलना। एक किट्टू जी हैं और एक सुनील कुशवाहा जी हैं, उन लोगों के साथ वो उन लोग कोच रहे उसके, या उसके साथ खेलता था छोटी अकेडमी में। वहाँ काफ़ी क्रिकेट खेलता था, और फिर वहीं से वो जो उसके लोकल टूर्नामेंट्स हुए आसपास वहाँ भी खेलने जाता था। तो फिर मैं उन लोगों से मैंने देखा जब से क्रिकेट की तरफ काफ़ी अच्छा रुझान है, तो मैंने उनसे कुछ पूछा कि भाई कहाँ जाना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और जो जानकारी फिर लेनी चाहिए। मेरा यही उद्देश्य था, यदि जिस फील्ड में भी जाना चाहता है, हम अपनी तरफ से जो बेस्ट पॉसिबल, ईश्वर की दया है, हमारे माता पिता का आशीर्वाद है कि हम अपने बच्चे को कहीं पे भी अपने अच्छी बेस्ट से बेस्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करा सकते हैं। इसके तहत मैंने ये फ़ैसला लिया कि भाई सबसे मेरे पापा मदर सबसे मेरे बात थी कि हम इसको जब 9th में जब जाने लायक आया, हमको लगा 9th में जाना चाहिए।
तो 9th के बाद 8th के बाद 9th में जब हम गए इसके लिए देखने के लिए, तो हमने कहा बेस्ट एकेडमी कौन सी होती है, तो हमारे एक रिलेटिव में उनके एक कोच पहचान के हैं, भोपाल बॉम्बे में है वो, क्योंकि बॉम्बे क्रिकेट का मक्का कहा जाता है भारत का, क्योंकि क्रिकेट हम भी देखते हैं, अच्छी रुचि हमारी क्रिकेट में भी रही है, क्रिकेट बॉम्बे से बहुत अच्छे खिलाड़ी आए हैं हमेशा, तो अच्छी अकेडमी का एक आइडिया तो नहीं था, आइडिया था कि अकेडमी अच्छी होंगी, लेकिन कहाँ है क्या है ये पता नहीं था। तो जो वहाँ के जो कोच हमारे रिलेटिव से पहचान के थे, हम उनसे जाके मिले वहाँ बॉम्बे में जाके, वहाँ जब हम मिले, जब गर्मियों की छुट्टियों में गए थे इसके, तो वहाँ जब पहुँचे और जब इसकी ट्रायल्स ली गई, पहली बार बॉलिंग और बैटिंग कराई गई कोच के सामने, तो कोचेस ने यही बताया कि ही इज़ रॉ, मतलब कि वो अभी केवल शुरुआती दौर पर है, एट द एज ऑफ, तो वो शायद 14-15 साल का रहा होगा वहाँ पे 9th में। तो वो कह लगे अभी तो ये मान लीजिए, अब ये बहुत मतलब बहुत एज ज़रूर बड़ी है, लेकिन खिलाड़ी बहुत छोटा है, तो ये हाँ बहुत लेट हैं आप लोग। और उन्होंने वहाँ मुझे दिखाया, मैंने वहाँ पे देखा, मतलब मुझे देख के इतना आश्चर्य हो रहा था कि वहाँ पे पेरेंट्स बेचारे अपने बच्चे को क्रिकेट सिखाने के लिए, मुश्किल से 3 साल का बेटा है उसका या बेटी है, लड़कियाँ भी हैं, ऐसा नहीं, वहाँ लड़के ही लड़के हैं, लड़कियाँ लड़के दोनों, वो फुल किट में आके वहाँ पे आके प्रैक्टिस करते थे, 3-3 साल के, 3-3 4-4 साल, 3 साल के लड़के बच्चे जो अभी केवल चलना ही सीखे हैं, और बेचारे पेरेंट्स अपना सारा कुछ अपना वहाँ लेके आके सारा, क्योंकि बॉम्बे में कोई भी चीज़ बगल में नहीं होती है, तो वो सुबह 2 बजे से दिन में 2 बजे के बाद आ जाते हैं, वहाँ पे बैठ गए अपने बच्चे के साथ करा रहे हैं प्रैक्टिस। अब जब वो वहाँ उस लेवल से अपन देख रहे हैं कि शुरुआत हो रही है, और हमारा बेटा अभी इतना बड़ा हो चुका है, और उसके अब इसकी एज के जो मैंने देखे बच्चे, जिस हिसाब से वो वहाँ शॉट्स लगा रहे थे, बॉलिंग कर रहे थे, फील्डिंग कर रहे थे, खेल रहे थे, तो वो तो उसके आगे बिल्कुल मतलब बहुत पीछे था, इसलिए तो बड़े मैंने, और फिर उसके बाद पढ़ाई, सबसे बड़ी चीज़ पढ़ाई भी नहीं छोड़नी थी, क्योंकि प्लान बी हमेशा तैयार रखना चाहिए किसी को भी। ऐसा नहीं है ना स्पोर्ट्स में खेलने के बाद पता डंप हो गया तो पता पड़ा कि कुछ नहीं कर पा रहा, तो बच्चे को डिप्रेशन आ जाएगा। ठीक है, आपके पास फैसिलिटी है, सब कुछ है, आपके पास बिजनेस है, आपका बैकग्राउंड है, पर ये हर एक के साथ भी नहीं होता, लेकिन होने के बाद भी बच्चे का भी अपना एक वो रहेगा कि मैं फेल हो गया। तो इसीलिए उसको प्लान बी के तहत पढ़ाई की भी अपने को बिल्कुल नहीं छोड़ना था। पढ़ाई में भी नो डाउट वो एवरेज स्टूडेंट रहा है हमेशा, मतलब अबाउट 75, 70, 80 के बीच में हमेशा आते रहे, क्योंकि पढ़ने लिखने के अलावा खेलने में ज़्यादा ध्यान देता था, तो उतना पढ़ने की तरफ नहीं देखता था, लेकिन फिर भी जितना टाइम पढ़ता था उतने में अच्छे नंबर आ जाते थे उसको। अच्छा। और टीचर्स भी कभी इसके बारे में शिकायत बहुत ज़्यादा पढ़ाई को नहीं करते थे, बोलते ठीक है बीच बीच में डल हो जाता है, लेकिन लास्ट में कवर करके निकाल देता है। उस और आपने ज़्यादा कोई प्रेशर नहीं डाला, प्रेशर भी नहीं डाला कि नहीं ठीक है अंक ज़्यादा आने चाहिए, बिल्कुल। अरे आपको मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल बताऊँ, मैं उसकी क्रिएटिविटी को मैंने पकड़ा था, जब वो मतलब अच्छा लगता था कि भाई बच्चा सोच रहा है, कि एक फर्स्ट स्टैंडर्ड की बात है, वो स्कूल में हम लोग जब गए थे, जब पेरेंट्स मीटिंग होती है वहाँ गए थे, तो वहाँ हिंदी का वो पेपर के बारे में दिखा रहे थे। हिंदी का एक पेपर था, इसका दिखा रहे थे कि बच्चे की कॉपी दिखाते हैं जिस तरह से कि भाई आप बच्चे की ये लिखा है, आप देखिए कितनी गलती थी क्या थी। तो वहाँ पे पर्यायवाची शब्द का इनको एक क्वेश्चन दिया गया था इन लोगों को। तो पर्यायवाची शब्द में इसको बताया गया था कि लड़का का पर्यायवाची बताइए। तो लड़के का पर्यायवाची इसको शायद उस समय याद नहीं होगा, लेकिन उसको जो मैंने देखा, जो उन्होंने लाल करके काट रखा था, गोला बना रखा था टीचर ने, आप यकीन नहीं मानेंगे, उसने उस गोले में जो मैंने पढ़ा उसने लिखा हुआ था मोड़ा। हाँ, अपनी शुद्ध ये मतलब उसको वो रिजम्बल तो कर रहा है कि लड़का क्या हो सकता है, क्योंकि वो क्षेत्रीय भाषा को जानता था थोड़ा, इसीलिए उसने मोड़ा लिखा। अब लड़के का पर्यायवाची पुत्र होगा, बेटा होगा, वो साहित्यिक लैंग्वेज होगी, लेकिन इस तरह से लगा चलो, तब मेरे को खुशी रही इस बात की कि मैंने ये नहीं उसके ऊपर मतलब मैंने उसको बिल्कुल नहीं काटा, मैंने पूरे पेपर में सिर्फ वही चीज़ मैंने नोट करी कि इसकी क्रिएशन तो है कम से कम, कि मतलब वो अपने ऑप्शन तो ढूंढता है, ऑप्शन ढूंढ, मतलब ये नहीं कि उसको मतलब छोड़ दिया उसने। बिल्कुल सही। तो ये एक अच्छी चीज़ थी जो मैंने देखी थी इसमें। तो उसके बाद फिर जब मैंने देखा ये 9th में आने के बाद क्रिकेट ढंग से नहीं खेल पाएगा, उसको मैंने समझाया तो बहुत परेशान हुआ, ये बहुत दुख हुआ उसको कि मैं इतना अच्छा कर सकता हूँ, पढ़ाई भी कर लूँगा, वापस सब कर लूँगा, लेकिन आप मुझे दे दो। अच्छा। और आपने फ्री हैंड दिया एकदम टोटल की, मुझे प्रेशर कुछ नहीं डाला। हाँ, नहीं, जो करना है वो अभी उसको देखते हैं। लेकिन क्योंकि अब वो क्रिकेट में लेट हो गया था, फिर लौट के जब आए तो उसके मतलब मेरे ब्रदर मनीष ने भी बोला कि अरे आप चिंता क्यों कर रहे हो, और पैसे की चिंता मत करो। ऐसा मैंने कहा पैसे की कोई बात नहीं है, और कुछ नहीं है, ऐसी चीज़ें अपने आड़े नहीं आए जिससे बच्चा रुक जाए। मैंने कहा वो अपन सबको दे सकते हैं, मुझे पता है, लेकिन वो इस फील्ड में लेट हो चुका है। फिर ये वहाँ वापस आए, हम लोग गुना वापस
आ गए, वापस स्कूल जाने लगा 9th के बाद 10th में। 10th में फिर मैंने उनके टीचर्स, जो स्पोर्ट टीचर थे, उनसे मैंने बात की कि भाई इसको कोई और स्पोर्ट्स की तरफ, जिसमें इसका टैलेंट आप सर्च करते हो उसको देखो। तो उसकी हाइट अच्छी बढ़ गई थी, तो बहुत अच्छी। अच्छी शुरू से अच्छी थी, 10th पे अच्छी हाइट हो चली थी। तो बास्केटबॉल के टीचर ने बोला कि नहीं अच्छा ये बास्केटबॉल खेल सकता है। फिर बास्केटबॉल की तरफ इसको थोड़ा इंटरेस्ट पैदा कराया, उसको अच्छा लगने लगा। स्कूल टीम से भी खेल के आया तुरंत। इस बीच में एक दिन मुझे दुर्गेश जी ने फ़ोन किया कि आप भैया उसको मेहुल को भेज दीजिए स्टेडियम पे, कुछ अपने मध्य प्रदेश एकेडमी के कुछ कोच आए हैं, वो टैलेंट सर्च के लिए आए हैं। वहाँ क्योंकि से हाँ turning point आया। हाँ क्योंकि अब देखिए वो दुर्गेश जी ने फ़ोन किया, क्योंकि मुझे लगा ये दुर्गेश जी क्योंकि बास्केटबॉल से रिलेटेड है, यहाँ के डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स में है वो, और इसके लिए वो क्योंकि बेसिकली बास्केटबॉल के ही हैं वो रिलेटेड। तो मुझे लगा किसी बास्केटबॉल के ही कोई सर्च के लिए आए होंगे, और क्योंकि हम लोग बास्केटबॉल का एक पहले से मन बन गया था तो और अच्छा लगा, चलो यार तो अच्छी बात है, आज शायद लगे यार गुना भी कोई चल के आया है। तो उसको तुरंत भेजा हमने, और मैं भी गया पीछे से थोड़ी देर बाद ही। तो मैं वहाँ गया तो देखा मैंने बास्केटबॉल कोर्ट पे आधे पे वो खड़े हुए थे, तो आधे पे जो बच्चे जो रोज खेलने आते हैं, छोटे छोटे बच्चे, वो खेल रहे थे और वो सब कर रहे थे, ड्रिबलिंग कर रहे थे। और ये जो उनके कोच थे, जो दलवीर सर, कैप्टन दलवीर सर थे, ये एक पैड पे लेके उसे वर्किंग कर रहे थे, और इनका एक असिस्टेंट आया था बौथम जी, शेखर बौथम जी, वो हमारे साइड में खड़े हुए थे, आके उधर से बाहर खड़े हुए थे। मैं पहुंचा, मैंने पूछा दुर्गेश जी से, मैंने कहा दुर्गेश जी कहाँ है वो कोच? बोले वो हैं। मैंने कहा यार, क्योंकि मेरे बास्केटबॉल के बारे में था, वह कैसे सिलेक्शन होता है, कोच क्या देखना चाहेगा, क्योंकि अब अभी राजनांदगांव उतनी बड़ी जगह हो गया आए थे, तो वो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा था, क्योंकि वहाँ ना वो मैच खिला रहे थे, ना वो ड्रिबलिंग करा रहे थे, कुछ भी नहीं करा रहे थे, मतलब सीधा अपने वर्क कर रहे थे, पेपर वर्क कर रहे थे। तो मैंने बोला, मैंने क्या कर रहे हैं? मैंने कहा यार ये काहे के, मतलब कैसे बास्केटबॉल का क्या सर्च करने आए? तो उन्होंने कहा ये बास्केटबॉल से नहीं आए, ये रोइंग से आए। तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगा, उनका रोइंग, क्योंकि अब थोड़ा कभी रोइंग मैंने भी कभी नहीं देखा, कभी नहीं, सिर्फ कभी कभी जब वो ओलंपिक्स के हाईलाइट्स देखते हैं या एशियन के हाईलाइट्स देखते हैं, तो कभी कभी थोड़ा बार जैसे अपना गेम देखना, उसके पहले कहीं देखने को मिल गया अपने को, उतना बार देखा था अपने बस, केवल वो सुना था या पेपर में पढ़ा था। मैंने कहा भाई ये तो रोइंग के यहाँ कैसे आ रहे हैं? यहाँ तो ना कभी, यहाँ अपने यहाँ कभी 20 रुपये की अपन किराया दे के, बोट भी नहीं मिलती है यहाँ पे अपने को, जो और जगह अपन 20 रुपये दे के अपन पैडल बोट चला लेते हैं, या अपना वैसी जो स्टीमर बोट वगैरह होती है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। मैंने कहा यहाँ पानी कुछ भी नहीं है, यहाँ क्या देखेंगे आके? तो बोले नहीं उनका कुछ अलग क्राइटेरिया है, वो देखते हैं, उसको आप देख लो, समझ लो। तो मैंने कहा यहाँ से ये क्या करेंगे? बोले यदि उसको, मैंने कहा क्राइटेरिया क्या रहता है सिलेक्शन का? उन्होंने कहा फिजिकल फिटनेस केवल। अच्छा। हाइटेड बच्चा होना चाहिए और फिजिकल फिटनेस होना चाहिए, जो कोई अच्छा स्पोर्ट्स करता हो, हॉकी या बास्केटबॉल वगैरह, फुटबॉल जो भी खेलता हो, और जो हाइटेड हो थोड़ा अच्छा, मतलब उसकी फिटनेस होना चाहिए। बाकी तो बोले वो सब ग्रुप में वो करते हैं, ठीक है। फिर वो जब उनके वहाँ से वो फ्री हुए, तो फिर उनके असिस्टेंट से मैंने बात करी, शेखर जी से, तब तक मैं आइडिया लिया कि यहाँ क्या है, कहाँ से आए हो। तो उन्होंने बताया मैं MP स्पोर्ट्स वाटर स्पोर्ट्स अकेडमी से हैं। यहाँ बच्चों को हम लोग यहाँ टैलेंट से लेके जाते हैं और उसको वहाँ पूरी एकेडमी में रखते हैं, और एकेडमी उसके बाद पूरा उसको बच्चों को ट्रेनिंग देती है, और उसके बाद इसके स्पोर्ट्स के लिए, कॉम्पिटिशन के लिए उतारती है। फिर मैंने कहा इसमें क्या भविष्य है यहाँ पे भारत में, क्योंकि भारत के लिए शायद नया गेम है, और इंटरनेशनल लेवल पे खेला जाता है कि नहीं, और इसका कैरियर में क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी या नहीं, वो सारी जानकारी थोड़ी थोड़ी मैं ली उनसे। मैं कोच से भी मैंने बात करी, तो कोच ने भी पूरा समझाया, बताया कि भाई किस किस जगह अपने को, खास करके विशेषकर इसको डिफेंस में या किसी चीज़ में बहुत जल्दी इसको सर्विस मिलती है यदि वो मेडल वगैरह जीतता है। और क्योंकि ये स्पोर्ट्स बहुत कम लोग खेलते हैं, तो अभी इसमें कंपटीशन उस लेवल का नहीं है जिस लेवल का क्रिकेट में है, या दूसरे के स्पोर्ट्स में है, बैडमिंटन में है, हॉकी में है। भीड़ से हट के है, थोड़ा सा कम है। और आप इसको यदि देते हैं, कर सकता है, तो फिर ये अच्छा कर सकेगा। बिल्कुल। तो मैंने कहा चलो ठीक है। उसके बाद फिर हमने 10th के पेपर के देने के बाद, तो हमने यही मन बना रहा था कि इसको एक आध महीने के लिए हम उसको कुछ दिन खिला के देखते हैं इसको, और ट्रायल्स दिला के देखते हैं। यदि ट्रायल्स दिखाते हैं इसको, अपन स्पोर्ट्स को भी समझते हैं, ये भी समझेगा, और भी अपना जब वहाँ जाएगा तो कैसे आगे बढ़ते हैं, क्या है, वो सब उसको देखने को मिलेगा। फिर वहाँ गया, फिर वो गया, और वहाँ जाने के बाद उसके 8-10 दिन बाद उसको, मतलब फिर ये है कि बस क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रुचि भी रखता था, जैसे इसको बोला गया था कि वो जाएगा तो कम से कम इसको महीने भर तक केवल ऑफशोर प्लानिंग, मतलब ऑफशोर मतलब ऊपर केवल उसको जिमिंग और रोइंग, मतलब वो सब एक्सरसाइज ये फिटनेस तैयार करेगा, उसके बाद ही इसको बोट में भेजा जाएगा या उसके रोइंग के बारे में बताया जाएगा। पर इसकी जो इंटरेस्ट था, जो उसका लगन थी, उसको देखते हुए कोच ने 10 दिन के अंदर इसको बोट पे अलाउ कर दिया, और उसके बाद बोट पे आया। फिर वो धीरे धीरे वो बढ़ता गया,
और तब बीच में भी जब कई बार करियर को लेके जब कुछ चीज़ें उतार चढ़ाव आए तो उसमें बहुत सारे इसको हमने मतलब सब चीज़ें समझाई बताई, जैसे कि भाई कितना सीरियस रहना चाहिए। जैसे कि बताया आपको उसने कि एक स्पोर्ट जब हम लोगों का एक फैमिली गेट टुगेदर था, इसको बड़ी मुश्किल छुट्टी मिली और वहाँ आ गया वो मांडू में। हम लोग इकट्ठे हुए थे फैमिली वाले, और उस समय उसका 1 महीने 2 महीने बाद ही उसका एक नेशनल इवेंट था, पहला नेशनल इवेंट खेलने वाला था वो। लेकिन ये हमारे संग मैं फैमिली के साथ जाऊंगा अच्छा लगेगा। अच्छा। हमने भी चलो ठीक है आ जाए, अभी बच्चा अब नहीं है, आ गया वहाँ पे। और ये वहाँ से आने के बाद बीमार हो गया। अच्छा। और बस स्पोर्ट्स में यही एक बात है कि जो है सो अभी है, बस आप चूके तो फिर आप 1 साल पीछे जाते हैं। ये पढ़ाई जैसा नहीं है कि सेकंड ऑप्शन आपको मिल जाएगा, सप्लीमेंट ही नहीं है। मेरा मतलब ये है जो कुछ है 100 आउट ऑफ 100 है। स्पोर्ट्स में सबसे बड़ी बात चीज़ सप्लीमेंट ही कहीं नहीं है। जो कुछ है 100 आउट ऑफ 100 आपको 100% परफॉर्म करना है, तभी आप आ सकते हैं। अदरवाइज स्पोर्ट्स जो है मतलब कैरियर, जो स्पोर्ट्स को कैरियर देखेंगे तो वो पढ़ाई से भी ज़्यादा टफ है। जी। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपने पूरा विस्तार से हमें बताया कि किस तरह से मंजिल मिली और किस तरह से रास्ता मिला। दर्शकों, अभी हम मेहुल के पापा जी से बात कर रहे थे, आनंद जी से। अब उनके दादाजी से बात करते हैं, जानते हैं कि उनका जो नाती है वो एक उसने बहुत अच्छा एक इतिहास रचा है। तो क्या आपको कैसा लग रहा है, आप ये सब देख रहे हैं, उपलब्धि उसकी, कामयाबी अपने एक छोटे से? ये सब ईश्वर की कृपा है साहब, बुजुर्गों का आशीर्वाद है कि आज हमारा बच्चा इतना ऊपर है और हिम्मत से आगे बढ़ रहा है। और मैं तो उसे हमेशा यही कहता था कि निडर होकर आगे बढ़ो, और भय लोगे या कभी टेंशन करोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। जी। इसलिए उसको हमेशा ये कहता था कि निडर होकर आगे बढ़ो, मंजिल तुम्हारी कदम चूमेगी। क्या बात है। इसलिए वो, और ये भी कहता था हमेशा कि हिम्मत मर्दा मदद खुदा। ये हमारे पिताजी हमसे कहते थे बचपन में। मैं भी डरपोक था बचपन में, तो हमारे पिताजी ने हमारा डर भी इसी तरीके से निकाला। अच्छा। और उसके बाद तो हम इतने निडर हो गए कि चाहे सांप हो या शेर हो, किसी से नहीं डर लगता था। आज भी अगर सांप भी है तो मुझे डर नहीं लगता। तो वो निडर होना इस बच्चे को हमने सिखाया, और उसी निडरता के कारण आज भी इतनी ऊंचाइयां छू रहा है। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत आनंदित हूँ। उसके भविष्य की कल्पना करता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ, बहुत ऊंचा बढ़े, ईश्वर उसको मदद करे। दादाजी, आपके टाइम में जो खेलों की स्थिति थी, जिस तरह के खिलाड़ी खेला करते थे, सुविधाएं नहीं थी, कई तरह का अभाव था, और आज का ये दौर है, इसमें क्या अंतर आप महसूस कर रहे हैं? अब आपका जो आप एक लंबा समय आपने देखा है, बहुत सारे परिवर्तन आपने देखे हैं, तो अब जो पीढ़ी आ गई है, अब जो दौर चल रहा है, और आपका एक दौर था खासतौर से खेलों का, क्या कितना परिवर्तन है? बहुत ज़्यादा परिवर्तन है साहब। पहले तो कोई गवर्नमेंट की कोई सुविधा थी नहीं, किसी प्रकार से खेलों में कोई सुविधा नहीं थी, और ना कभी कोई ऐसा चांस आता था कि गवर्नमेंट की ओर से कभी कोई खिलाया जा रहा है। मेरे बड़े भाई ज़रूर हॉकी में खेलते थे। अच्छा। और वो प्रदेश में, मध्य प्रदेश में खेले हॉकी में, लेकिन उसके बाद भी उनको भी कोई चांस नहीं मिला, आगे बढ़ने का चांस नहीं मिला, और फिर सर्च में चले गए। अब तो गवर्नमेंट बहुत सहूलियत दे रही है। बच्चा थोड़ा सा ही अगर टैलेंट है तो उसको एकदम गवर्नमेंट उठा लेती है और सहूलियत हो जाती है। बाकी तो इस तरह की जो सरकार की जो खेलों के प्रति जो रवैया है, उससे आप संतुष्ट हैं? बहुत ज़्यादा संतुष्ट है साहब, बहुत ज़्यादा। इतना गवर्नमेंट दे रही है कि उसका सारा खर्चा उठा रही है, सब सपोर्ट कर रही है हर तरीके से, खाने से, पीने से, सब तरफ से उसको, और उसके बाद आर्थिक सहयोग भी दे रही है। तो इसलिए बहुत पूरा मनोबल बढ़ाया है बच्चों का। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो हमें ऐसा लग रहा है इस पूरी चर्चा के दौरान कि जहाँ तक उनके पिताजी का सवाल है, उन्होंने कभी इस बात पर जोर नहीं डाला कि तुम्हें इस सब्जेक्ट में इतने नंबर लाने, इतने तो आने ही चाहिए। आज के अधिकांश पेरेंट्स का ये सोच रहता है कि हमारा बेटा 90 और 90 से भी ऊपर नंबर लेकर आ रहा है। इतना उसको मानसिक तौर से बच्चों को टॉर्चर किया जाता है या दबाव बनाया जाता है कि बच्चे घुट जाते हैं, और घुटने के बाद उनके जो एक्स्ट्रा टैलेंट होता है उनमें कहीं ना कहीं से अंतर आता है, फ़र्क आता है, और वो किसी एक दिशा में अपना फोकस नहीं कर पाते। आनंद फानंद में कई लोगों को उनको ना चाहते हुए वो इंजीनियरिंग और डॉक्टरी लाइन में उनको जाना पड़ता है। तो अभी चर्चा हमारी और भी जारी है,
हम उनके चाचा से भी बातचीत करेंगे, जो कि उनके यहाँ पर एक राजनीति में बहुत अच्छा अपना क्षेत्र, अपना होल्ड रखते हैं। मैं आपको लिए चलूँगा मनीष कृष्णानी जी से। तो अब दर्शकों, आज की आवाज़ की एक मुलाकात सीधी बात कार्यक्रम में आज हम मेहुल कृष्णानी के पास पहुंचे हुए हैं। उनके पूरे परिवार के सदस्य हमारे साथ हैं। जैसे कि हमने बताया, उनके दादाजी, दादी जी, उनके पापा जी, और अब हमसे जुड़ गए उनके चाचा जी। मनीष कृष्णानी जी से मैं बात कर रहा हूं। मनीष जी, आज आपके भतीजे ने एक बहुत बड़ा एक गौरव का काम किया है पूरे प्रदेश के लिए ही, बल्कि भारत के लिए। आपके क्या उद्गार हैं इस समय, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस मौके पर? नमस्कार साहब। पहले तो हम बहुत खुश हैं इस चीज़ को लेके जी, कि आज हमारे भतीजे की वजह से हम सब लोग यहाँ एक साथ इंटरव्यू के लिए बैठे हैं आपके साथ। तो मतलब कहीं ना कहीं हमारे परिवार की जो मेहनत थी इसके पीछे, वो सफलता की ओर अब बढ़ती हुई दिख रही है हम लोगों को। क्या बात है। और वो हमारा भतीजा हमारे परिवार के साथ साथ हमारे प्रदेश का और हमारे देश का नाम गौरव करा रहा है। तो ये हम सब के लिए एक बड़ी गर्व की बात है, क्योंकि मेहनत तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन कई बार स्थान तक पहुँच पाना बहुत मुश्किलों वाला सफ़र रहता है। आपने भी उसका मनोबल बढ़ाया होगा समय समय पर। देखिए साहब, ये सब चीज़ तो हमको हमारे परिवार की विरासत में मिली है। पिताजी बोलते हैं ना, नथिंग इज इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल कोई शब्द होता नहीं है, नामुमकिन कुछ नहीं होता। तो ये तो एक परिवार में संस्कार मिला है, और अच्छी बात है कि हमारी अगली पीढ़ी भी इसको और आगे बढ़ा रही है। और दूसरा सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप किसी को भी करते हो उसमें अपना 100% लगाइए फर्स्ट में। अगर वो कहते हैं ना, असफलता के ये सिद्ध कर दी कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं हुआ। तो हमारे बच्चों ने, हमारे परिवार ने सफलता के लिए तो पूर्ण रूप से हमने को सपोर्ट किया सबने। अच्छा। देखिए साहब, कहीं ना कहीं एक पैसा ही एक लक्ष्य नहीं होता। पैसे से भी बहुत बड़े बड़े लक्ष्य और ऊपर हैं। ये जो आज जो नाम कर रहा है, ये शायद हम इतना पैसा खर्च करके नहीं कर पाते कि आप हमारा इंटरव्यू लेने यहाँ आते। ये इसकी मेहनत, जो सफलता जो लेके आया, उसके लिए इसने 8-10 घंटे अपना वर्कआउट किया है। परिवार से दूर रहा है। परिवार के फैमिली के बहुत बड़े कार्यक्रम, छुट्टियां ना आना, परिवार किसी पे ना आना, ये सब वो बलिदान भी दिया है सब उसने। तब जाके आज वो स्थिति पे आया है वो। मनीष जी, एक बता, मतलब कौन से ग्रुप से आप जुड़े हुए थे? देखिए साहब, पहली चीज़ तो ये संस्कार हमारे को हमारे विरासत में पिताजी वगैरह से मिले हैं। अच्छा। दूसरा, हम लोग जिस संगठन जुड़े हुए हैं, RSS संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, तो अनुशासन की सबसे बड़ा पार्ट हमको वहीं से सीखने मिला सर्वप्रथम। अच्छा। हाँ, संघ से आपको बहुत कुछ मिला है, कह सकते हैं? बिल्कुल। एक MBA कोर्स करने से ज़्यादा अच्छा संघ की आप वर्ग और कार्यशाला अटेंड कर लेंगे तो ज़्यादा आपको प्रैक्टिकल भी मिलेगा नॉलेज। क्या बात है। संघ को तो बहुत बदनाम किया गया है कि संघ सांप्रदायिक बनाता है, ये बनाता है, इसमें क्या कहना है? जाकी रही भावना जैसी दिन में देखी तैसी। तो ये तो अपने अपने भाव का खेल है साहब। अच्छा। कुछ लोग कुछ और करने जाते हैं, हम लोग वहाँ कुछ सीखने गए। तो अब जो नई पीढ़ी के बच्चे हैं वो संघ से जुड़े हैं, उनकी विचारधारा को समझते हैं? ये मेहुल खुद स्वयंसेवक है साहब, बालकाल से स्वयंसेवक रहा है। अच्छा। संचलन में, और ये हमारे घर के सारे बच्चे ही बाल स्वयंसेवक हैं। क्या बात है। छोटा बच्चा शाखा भी लगा लेता है। यानी आपका पूरा परिवार राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत है पूरा? ये इसके पीछे मुख्य हम लोगों का वो भी था कि साहब ऐसा कुछ करो कि अपने देश का नाम करें। और एक सोच और भी थी कि भाई यहाँ से अगर तुम कोई फोर्स में जा सकते हो, इस स्पोर्ट्स के थ्रू एक अपना नाम भी लेना है। दूसरा, शायद एक अंदर से कहीं जब इंस्टिंक्ट था आपके फोर्स में जाए हमारे घर के बच्चे। जी नहीं, एक समय था जब संघ को लेकर बातें उठती थी, सवाल खड़े होते थे, तो आपको डर नहीं लगता था कि अब संघ को छोड़ देना चाहिए या ऐसा कुछ? नहीं, देखिए साहब, हम उनका विरोध थोड़ी कर रहे हैं, हम तो अपनी बात कर रहे हैं। हमने किसी व्यक्ति विशेष का विरोध नहीं करा। हम तो अपने संगठन में, हम अपने समाज को और अपने उसको एकत्रित करने की बात कर रहे हैं। इसमें गलत क्या है? बिल्कुल। बहुत बढ़िया मनीष जी। और अब हम बात करते हैं मेहुल की चाची जी से। चाची जी, आप 2 शब्द कहिए इस मौके पर जब आपके भतीजे ने इतना बढ़िया उपलब्धि हासिल की। हमारा बच्चा सब चाची भी नहीं, छोटी माँ। मैं इसकी चाची नहीं हूँ, उसकी छोटी माँ हूँ। अच्छा। और अपना बच्चा अगर आगे बढ़ता है तो माँ से बढ़कर खुशी किसी को नहीं होगी, जो कि हमें बहुत, मुझे हद से ज़्यादा है। मैं तो खैर जाहिर करना तो उसकी पॉसिबल नहीं है अभी,
लेकिन अपना बच्चा देश के लिए खेलेगा, इससे ज़्यादा खुशी परिवार से ज़्यादा किसी सबको है, परिवार को भी है, सबको है। और हृदय से हम बिल्कुल बहुत ज़्यादा खुश हैं बच्चे के लिए कि और आगे बढ़े और करे। और जहाँ तक कि परिवार का आशीर्वाद, कोच का है, सबका सहयोग रहा है इसको। और खुद की मेहनत है सबसे ज़्यादा, जो उसने खुद ने मेहनत करी, कितना त्याग किया है परिवार से दूर रह के, हम लोगों से दूर रह के, तो सबसे ज़्यादा श्रेय तो खुद को भी जाता है उसको। जी जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रिया कृष्णानी है। बहुत कुछ बातें आपसे और करनी है। आप कुछ कहना चाह रहे थे कि आप भी संघ में जाते हैं, आपके चाचा से, आपके दादा से, सबसे आपको ये संस्कार मिले कि इसलिए कहा भी जाता है कि बच्चों को दौलतमंद मत बनाइए, संस्कारवान बनाइए, क्योंकि संस्कार अगर हों तो रास्ता वो खुद चुन लेंगे। अगर हम उन्हें आर्थिक संसाधनों से भर देंगे या कुछ कर देंगे तो बाद में वो किस दिशा में जाएंगे इसका कोई गारंटी नहीं होती। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? और एक सवाल मैं और आपसे लूँगा। छोटे से ही सबसे पहले तो चाचा से बहुत ज़्यादा लगाव रहा है, बहुत ज़्यादा। तो ज़िंदगी को हंस के जीना, हर सिचुएशन में हंस के जीना, पॉजिटिव रहना, ये इन्होंने ही सिखाया है। पापा का रोल तो रहा है, लेकिन चाचा का रोल लाइफ में बहुत अलग है। सेम दादाजी का, हर चीज़ को मतलब निडरता से, कि दादाजी कहते हैं कि 100 बार मर के एक बार मरना अच्छा है। बोले अगर डर के जियोगे 100 बार मरोगे, अच्छा, लेकिन अगर निडर होके जियोगे तो एक ही बार मरोगे बस। ये जो आपके अंदर आत्मविश्वास कूट कूट के भरा हुआ है, ये जो निकलता जो दिखाई दे रहा है, उसके पीछे चाचा और दादाजी की प्रेरणा है, कहेंगे? प्रेरणा, हर किसी का अपना अपना रोल तो होता ही है। तो वो अच्छा मेहुल, एक बात और उठ रही है यहाँ पर कि अभी हमने रोइंग की बात की, रोइंग की, तो ये हिंदी में अगर हम कहें तो ये नौकायन है, एक तरह का नौकायन है। इसके विषय में थोड़ा सा हमारे युवाओं को, दर्शकों को आप बताइए कि किस तरह का नौकायन है, कैसे आपको करना पड़ता है? क्या हम केरल में जो एक साथ 10-20 लोग नाव चलाते हैं वो नौकायन है या कुछ अलग हटके? थोड़ा समझाइए। ये बेसिकली न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया से ये आया गया गेम, जो बेसिकली इसमें फुल बॉडी मूवमेंट का गेम है। जो अपन केरला में देखते हैं वो सिर्फ हैंड मूवमेंट का गेम है, उसको अपन बोट रेस या फिर हैंड बोट रेस कहते हैं उसको, जो लंबी बोट रेस होती है। और ये इसमें अलग अलग कैटेगरीज हैं, इसमें सिंगल्स हैं, डबल्स हैं, पेयर्स हैं, क्वार्टर पोल्स हैं, फोर्स हैं, एट्स भी है। तो ये इंडिया में तो इतना फेमस नहीं है अभी, लेकिन अमेरिका में और न्यूजीलैंड में और जो अदर यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो उसको क्रिकेट से ज़्यादा पैशन में करते हैं। मतलब वहाँ पे स्कूल लेवल पे भी ये चीज़ें होती हैं। अभी अपने इधर तो यहाँ पे राज्य लेवल पे होती हैं, लेकिन वहाँ पे स्कूल लेवल पे ये चीज़ें होती हैं। तो बाहर बहुत ज़्यादा क्रेज़ है रोइंग का। और रोइंग मैंने बताया टॉप 10 हार्डेस्ट गेम में भी आता है। तो अच्छा गेम है। अब धीरे धीरे इंडिया में भी एक्सपोजर मिल रहा है, जिस तरह से खेलो इंडिया में भी ऐड हुआ है अभी। और रोइंग के भी कॉम्पिटिशन्स होंगे अभी। जैसे कुछ दिन पहले ही हमारे एक रोइंग सेंटर में अभी स्पोर्ट्स मिनिस्टर पहुंचे थे इंडिया के, किरण रिजिजू। तो उन्होंने भी अभी रोइंग को बहुत बढ़ावा दिया है। तो अब धीरे धीरे एक्सपोजर मिल रहा है रोइंग में। तीन शैतान देख रहे हैं आप, ये हम चारों सगे भाई हैं। एक हमारी एक और है, 2 बहनें हैं, लेकिन उसको एक को तो हम भाई जैसा ही मानते हैं। वैसे ही के लिए है ये। और एक हमारी घर में प्यारी सी एक मॉडल भी है, प्रेक्षा। तो हम 6 बिल्कुल ऐसे यूनाइटेड रहते हैं, बिल्कुल सगे भाई बहनों जैसे। अभी आपको मेरे बारे में इंटरव्यू लेने का मौका मिला, अभी इनमें से सारों का इंटरव्यू लेने का मौका मिलेगा और इंटरनेशनल मेडल्स आएंगे, ओलंपिक मेडल भी निकालेगा ये। इनके नाम बताइए तीनों के। ये वंश है, ये मेरे से छोटा है वंश, और ये मीत है, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा ये डोरेमोन। आप कुछ कहना चाहेंगे इन बच्चों के? नहीं, मैं बस यही कहना चाह रहा था कि मैं पेरेंट्स को सबको ये सलाह दूंगा कि आप बच्चे में पहले क्या टैलेंट है उसको थोड़ा आप सर्च कीजिए। उसके लिए हमारे पास कुछ टैलेंट सर्च की कुछ फैसिलिटीज अवेलेबल है। जैसे DMIT में उन्हें उनका भी टेस्ट कराया था, यहाँ से हमको अच्छा डायरेक्शन मिला था। बच्चों को अपने पेरेंट्स को उनके टैलेंट्स को देखना चाहिए।
अच्छा। और ये रोइंग तो उसमें नहीं दिख रहा था, लेकिन रोइंग जिस तरह का गेम है, काइनेस्थिटिक एनर्जी का गेम है, मतलब बहुत फुल एनर्जी वाला गेम है, तो काइनेस्थिटिक पोटेंशियल जो था ना इसका बहुत अच्छा आया था। अच्छा। तो इस तरह से ये कुछ चीज़ें देखने को, मतलब आपको एनालिसिस करने का एक मौका मिल सकता है। साइंटिफिक है वो बेसिकली, ऐसा नहीं है कुछ हाइपोथेटिकल है। और हमने इसी तरह के सारे बच्चों के हमने टेस्ट कराए हुए। सबसे पहले मेरा भी कराया था, जबकि मेरे लिए हालांकि यूज़ नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने कराया था देखने के लिए। अभी जैसे हमारा ये छोटा हमारा जो भतीजा है ये वाला, हाँ सभी चारों के बाद पहले दिन ही करा दिए थे मैंने, जब उसके बारे में मालूम पड़ा था। तो अभी इसके लिए भी हमने जो कुछ देखा है, तो कुछ प्लान है हमारा इसके लिए भी। अच्छा। और शायद ये भी एक स्पोर्ट्स में आगे बढ़ जाएगा कभी भी, यदि ईश्वर ने मौका दिया तो उसको ज़रूर, इसको हम इसकी तैयारी अभी हमने इसकी चालू कराई है। और ज़रूरी नहीं है कि वही मैंने कहा पढ़ाई में सब जाए। आपको DMIT पर भरोसा है कि वहाँ जो बताया जाता है उसमें बहुत हद तक वो अच्छा ठीक रहता है? नहीं, एक गाइडेंस मिलता है। ये कोई भविष्यवाणी नहीं है वहाँ पे, कोई ऐसी भविष्यवाणी नहीं होती है कोई कि भैया आपका बच्चा ये कर लेगा, भाई ये कर सकता है कि नहीं कर सकता, ये एक थोड़ा सा उसमें आपको एनालिसिस करने को मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। वो वहीं से रोइंग के विषय में कहा गया, तो ये सही नहीं, रोइंग नहीं सच चल रही थी, रोइंग क्योंकि उसमें नहीं दिखता था वो कि रोइंग कर सकेगा, पर वो रोइंग स्पोर्ट्स वो जिस टाइप का स्पोर्ट्स है उस स्पोर्ट में वो कर सकता है कि नहीं कर सकता वो देखा था हमने। बहुत एक दिशा मिलती है हम लोगों को। जी 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 जी। एक हमें एक वो दिशा मिल जाती है, इस दिशा में हम अपने बच्चे को बढ़ाना है। दूसरा था व्यक्तिगत ये है कि आज के मल्टी टैलेंट होना जरूरी है। अच्छा, जो आपको भी भरोसा है DMIT को? हाँ भरोसा भी, और मैं ये मानता हूँ सब कि आज के बच्चों को आप इंटेलिजेंस स्मार्ट बनाइए सब। बिल्कुल बिल्कुल। स्मार्ट बच्चों का युग है आज के युग में, बिल्कुल सही। डिग्री का युग नहीं है। कागजी डिग्री का कोई। हमें ऐसे बच्चे भी हैं जो अभी 12th पास नहीं किया और वर्ल्ड में उनके बहुत बड़े पैकेज हैं, सिर्फ 8th 9th के बच्चे, उनका उदाहरण मिलता है हमें कि वो बहुत बड़े बड़े पैकेज में हैं, जबकि कोई डिग्री हुई नहीं है उनकी अभी। बिल्कुल बिल्कुल। स्मार्टनेस की वैल्यू ज़्यादा है। इंटेलिजेंट होना तो है ही, इंटेलिजेंट होगा तो अपना स्मार्ट होगा, डिग्री भी ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ डिग्री हो उससे कुछ नहीं होता। दर्शकों, ये प्रोग्राम आज का जो हम लेकर चले थे खासतौर से मेहुल के ऊपर केंद्रित था, लेकिन यहाँ पर हमने जब सभी सदस्यों से बात की तो हमारे बहुत सारी चीज़ें निकल कर सामने आई हैं, और इस प्रोग्राम से एक नई दिशा हमें भी मिली है, और हमारे दर्शकों से भी हम चाहेंगे इसे आप गौर से देखिए और समझिए कि वास्तव में बच्चे क्या होते हैं और उन्हें हम क्या बनाना चाहते हैं। और एक चीज़ और हमें समझ में आई कि हम ईश्वर से बहुत कुछ मांगते हैं, हम मांगते हैं हमें ये मिल जाए वो मिल जाए, लेकिन ईश्वर उससे कहीं अधिक हमें देना चाहता है। हम हो सकता है बहुत छोटी चीज़ उससे मांग रहे होते हैं, इसलिए ईश्वर की मर्ज़ी पर हमें भरोसा करना चाहिए और उसकी कायनात की जो सत्ता को चला रहा है उस पर भी पूरा भरोसा करना चाहिए। जैसे कि ये कृष्णानी परिवार यहाँ संयुक्त रूप से रहकर, एकजुट रहकर, इतने आत्मबल से और जोश और उत्साह से भरा हुआ रहता है, इससे हमें बहुत कुछ सीखने को आज हमें यहाँ पर मिला। आज हम यहाँ पर आए और हमने पूरा प्रोग्राम यहाँ पर तैयार किया। लगता है आपको भी इससे बहुत कुछ प्रेरणा मिलेगी। तो दर्शकों, आज की आवाज़ में हमने आज पूरा प्रोग्राम जो बनाया, आज हमने कृष्णानी फार्म हाउस पर जाकर उनके पूरे परिवार के सदस्यों से बातचीत की। मौका था मेहुल की उपलब्धि को लेकर। अब हम बात कर रहे हैं मेहुल कृष्णानी की माताजी से। पूनम जी हमारे साथ हैं। मेहुल ने अभी हाल ही में जो उपलब्धि हासिल की है उसे लेकर आप अपने बेटे के विषय में क्या कहना चाहती हैं? मेहुल शुरू से ही बहुत अच्छा था खेलने में, मतलब उसको बुखार रहता था तो भी वो खेलता था। मैं बोलती थी बुखार है तू आराम कर, बोलता नहीं मैं तो खेलूंगा नहीं तो मैं बोर हो रहा हूँ। तो हमको धीरे धीरे ऐसा लगा कि शायद उसका बहुत खेल में मतलब ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो भी हमें एक डर था कि खेलों में कुछ नहीं मिलेगा आगे, या कैसे आगे सरवाइव करेगा। फिर भी हमने कहा चलो एक जुआ है तो चलो जुआ खेल के ही देख रहे हैं हम। तो फिर इसको यहाँ पर सर आए थे। शुरू में तो इसको फुटबॉल में इंटरेस्ट था, बहुत खेला। आज तक इसके इतने मेडल हुए हैं हमारे घर में, मतलब जगह नहीं बची, इतने मेडल हैं, इतने सब कुछ हैं। तो मतलब उससे हमको ऐसा रुझान सा लगा कि ये आगे कुछ कर सकता है खेल में, क्योंकि जो बच्चा फीवर में भी खेल सकता है तो उसको तो फिर रुझान होगा, तभी तो वो फीवर में भी खेल रहा है। तो वो कहाँ बहुत मतलब खेलने में शुरू से ही अच्छा था। तो अब इसको फिर हमने सर आए कोचिंग वाले, तो उन्होंने बोला कि आप है ना इसमें डाल के देखिए। तो फिर हम गए भोपाल में, मैं ही गई थी उसके साथ सबसे पहले सर से मिलने। तो सर ने बोला आप देख सकते हैं ये ओलंपिक के 3 गेम होते हैं, रोइंग, सेलिंग और कायाकिंग। तो अब उनने इसकी हाइट हेल्थ देख के देखा कि ये है ना
इसका रोइंग में ठीक रहेगा, क्योंकि बाकी 2 गेम में नहीं। तो फिर हमने है ना उसी दिन जैसे ही इसने शाम को सर ने बोला, दूसरे दिन तो ये बोला नहीं मैं जाने ही लगूंगा बस। अच्छा। दूसरे दिन से इसने सुबह से ही बिल्कुल एक दिन भी रेस्ट नहीं किया। बोले कल शाम को सर ने बोला कि तुम आ जाना 1-2 दिन में, पर इसने तो जल्दी बस दूसरे दिन सुबह से गया। फिर उस 17 अप्रैल का दिन था, 17 अप्रैल 2018। अच्छा। बस इसने जब से शुरू किया है तो अभी तक अब पीछे मुड़ के नहीं देखा, क्योंकि इसके बाद इसने मेडल ले लिए, नेशनल मेडल हो गए, और अब आज इतनी बड़ी उपलब्धि पे आ गया है। सब ये भगवान की कृपा है कि आगे अब वर्ल्ड चैम्पियनशिप में हो गया है। तो अब इसकी और थोड़ी सी और आप लोग का एक सहयोग रहे, यहाँ आप लोग प्रेयर कीजिए कि है ना इसको वर्ल्ड चैम्पियनशिप में नंबर लगे, और आगे भी मतलब प्रेयर कीजिए कि इंडिया से मतलब इसका नाम रहे, क्योंकि गेम अब इसने मेहनत बहुत की है। जो बच्चा इतने दिन से बाहर रह रहा है अपने मदर फादर को छोड़ के, और इतना बड़ा घर छोड़ के, और उसके इतने दोस्त हैं यहाँ पे, उसको इतनी याद आती है, पर फिर भी वो रह रहा है क्योंकि उसे कुछ अचीव करना और गुना का नाम करना मेन तो उसके मन में यही था। और मेन सबसे पहले क्या बोलता था, जैसे लोग मरते हैं ना तो वो झंडा नहीं लगाते, बोलता नहीं मेरे मन में एक इच्छा है कि मैं ना झंडा हो मेरे उस पे। अच्छा। पता नहीं क्यों इसकी शुरू राष्ट्रीय ध्वज चाहिए। मैंने कहा अब तू कुछ ऐसा बड़ा करेगा तभी मिल पाएगा तुझे, ऐसे तो मिलेगा नहीं। जैसे हम अगर सपोज आज कुछ होते हैं हमें तो झंडा कोई नहीं देगा, तो तू कुछ ऐसा कर कि जिससे ना झंडा मिले। और बोलता इंडिया की टी-शर्ट पहननी है, कैसी पहननी है, कहीं भी पहननी। पहले फुटबॉल में गया था तब भी बोल रहा था कि मुझे इंडिया की टी-शर्ट पहननी है। मैंने कहा कर मेहनत तो तुझे करनी पड़ेगी, हम तो ऐसे खरीद के तो मिलती नहीं है इंडिया की टी-शर्टें। तो फिर उसने ना मतलब अपने ही दम पे खूब मेहनत करिए, क्योंकि बच्चे का खुद का ही रहता है कि वो इतना मतलब आगे तक मेहनत करे तब वो आगे जा सकता है। अभी भी वो आज उसको छुट्टी नहीं मिलती तो नहीं आता, दिवाली नहीं मनाई है, होली नहीं मनाई है, उसको छुट्टी नहीं मिलती तो फिर नहीं आता। तो हम लोग जाते हैं तब वो पहली दिवाली नहीं मनाई कभी उसने यहाँ पे। जब से 2 साल से गया है सर ने उसको मना करा नहीं कि तुम है ना अभी सीनियर नेशनल आने वाला है तो दिवाली पे मत जाओ, तो नहीं आता है वो। मतलब अपनी तरफ से ही बहुत मतलब अब तो वो हो गया है कि उसे है ना सर की बात सुननी है, क्योंकि और आगे बढ़ना है तो ऐसे ही सर की बात के सिवा नहीं बन पाएंगे। तो उसके कोच भी बहुत अच्छे हैं, सबने उसकी मिलके मतलब मदद करी, क्योंकि कोई देखता है ना कि बच्चे में एक लगन है तो वो आगे भी जाता है। तो अभी क्या उसके डायरेक्टर सर भी है ना, अभी उनको बीच में अभी एथलेटिक मीट में उसको बिठाया था स्टेज पे, तो उनके डायरेक्टर सर ने उससे बोला कि तुम है ना मेहुल अब तुम्हारी तो SI की जॉब पक्की हो गई है। अच्छा। तो मेहुल बोलता नहीं सर SI की जॉब से क्या होगा, मुझे तो आपके जैसा ही बनना है डायरेक्टर। तो सर ने फिर मतलब वो हो गए, सर बोलते हैं हाँ ये बच्चे में थोड़ा दम है। तो फिर वो सर ने है ना मतलब उनको आगे राह दिखाएंगे अब। बिल्कुल। हाँ, तो अगर बच्चे में लगन हो और भगवान का आशीर्वाद हो, आप लोग का सबका आशीर्वाद हो, तो आप लोग इतनी प्रेयर करिए कि वो इंडिया का नाम रोशन करे, क्योंकि इंडिया का अपन को मेहुल के नाम से जितना मतलब नहीं उतना इंडिया के नाम से मतलब। मेहुल का नाम तो बाद में हो ही जाएगा, पर इंडिया का क्या रोइंग में अभी तक कुछ नहीं आया है। तो अगर आप लोग ऐसी प्रेयर करिए सब मिलके, पूरी इंडिया मिलके, कि है ना उसका एक मतलब ऐसा कुछ आ जाए कि अपना एक नाम हो जाए कि इंडिया का नाम हो। फिर भले मेहुल का नाम तो पीछे रह जाएगा, पर इंडिया का नाम हो जाए तो अपन मतलब एक सेटिस्फेक्शन रहेगा कि हाँ हमने है ना कुछ किया इंडिया के लिए। पूनम जी, आपकी बात से लग रहा है कि आपकी तरह के जो और मदर्स हैं बच्चों की, वो बड़े स्कूलों में महंगे स्कूलों में पढ़ाती हैं, उनका एक ही दबाव रहता है बच्चों के ऊपर कि 90 से ऊपर मार्क लाने, ये लाने बोले। ऐसा दबाव आपके परिवार का बच्चे पर नहीं दिख रहा है, और फ्रीनेस दिया जिसके कारण वो आज आगे बढ़ा, और अब आपका एक सपना है कि इंडिया का नाम वो रोशन करे। ये जज्बात कैसे आया आपके अंदर? और आप हर व्यक्ति अपने बच्चे को आगे बढ़, आप भारत के लिए सोच रही हैं, ये कैसे आपके मन में? ये जज्बात भी मेहुल नहीं सिखाए मुझे। मतलब जब वो ये चीज़ बोलता था मुझसे कि मुझे इंडिया का है ना वो चाहिए, झंडा चाहिए जब मैं मरूँ, मतलब इतना छोटा बच्चा कितना, तब तो वो 9th-10th में ही था, 9th से ही वो झंडा चाहिए। मतलब जो बच्चा इतने पहले से ही बोल रहा है झंडा चाहिए, मतलब उसको तब तो कुछ था ही नहीं, खेल ही नहीं पता थे। और माता पिता का सपना रहता कि अच्छे नोट कमाए, अच्छा हमारा बच्चा कुछ ऐसे लाइन में जैसे खूब पैसा आए। असल में क्या है, हम थोड़े फैमिली बैकग्राउंड से थोड़े स्ट्रांग हैं, तो हमको क्या है मतलब
वो नहीं था कि अगर ये जैसे खेलेगा तो बिजनेस संभाल लेगा। अगर जैसे हम थोड़े से मतलब फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होते तो आदमी एक सोचता कि हाँ, तो हमने तो ये सोच के रखा था अगर ये सपोज कुछ नहीं करेगा तो बिजनेस संभालेगा। और मेहुल असल में पढ़ने में बहुत अच्छा है शुरू से। अभी इसको 12th में मतलब कितने 75% आए। 75% कितनी देर पढ़ के आए? 1 घंटा। क्योंकि उसको क्या था कि बस 1 घंटा पढ़ना था, क्योंकि टाइम ही नहीं देते थे सर। सुबह शाम की प्रैक्टिस बस 2:30 से 3:30 मिलते थे उसको। तो एक ट्यूशन का सर आते थे और वो 2:30 से 3:30, मतलब उसको क्या है दोनों साइड करना। उसके खुद के ही मन में है कि मुझे है ना पढ़ना भी है और वो भी करना है। मतलब वो तो खैर बच्चे पे ही डिपेंड रहता। हम मतलब कितनी भी कोशिश कर लेते, अगर नहीं कर सकते तो नहीं करता, पर उसके में अंदर एक लगन है बिल्कुल कि अब मुझे ना मतलब नाम करना है कुछ। उसको शुरू से ही मतलब है एक थोड़ा बहुत गेम बहुत शुरू से मतलब पहले सोच रहा था बास्केटबॉल में कई खेलों को चेंज किया उसने। कई खेलों को चेंज किया फिर आफ्टर ऑल जाके वो लास्ट में फिर वो उसको रोइंग की तरफ रोइंग की तरफ सितारा चमका, उसने बड़ा नाम दिया। तो मेहुल की माता जी से अभी हमने बातचीत की, पूनम जी हमारे साथ हैं और उन्होंने हमें बताया कि बच्चे की जो जज्बा है वो राष्ट्र को लेकर बड़ा गंभीर है कि वो तिरंगे के साथ अपना नाम जोड़ना चाहता है और राष्ट्र के लिए यानी भारत के लिए बहुत कुछ करने का गुजरने का मेहुल कृष्णानी में जो जज्बा है, उनके माता पिता को सलाम, उनके पूरे परिवार के, उनके दादाजी के, पूरी फैमिली को आज की आवाज़ की टीम सलाम करती है, प्रणाम करती है उनके जज्बे को और बच्चे की उज्जवल भविष्य की कामना करती है कि वो राष्ट्र का नाम गौरवान्वित करे पूरे विश्व में। स्पोर्ट्स की दिशा में भी अब बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मतलब बहुत सारे अवसर हैं जहां पर बच्चे, अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ाई में बहुत अच्छे अंक ना ला रहे हैं और अगर उनको खेलों में लगाव है तो वो मेहुल को देखकर प्रेरणा ले सकते हैं। इनके पूरे परिवार से मिलकर इनको देखकर हमारे कार्यक्रम के माध्यम से वो सीख सकते हैं कि अंदर हौसला होना चाहिए, बुलंद हौसला होना चाहिए। और कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। इस बात के साथ मैं अरुण श्रीवास्तव आज के कार्यक्रम में आपसे विदा लेता हूं, जिसका कि नाम है एक मुलाकात सीधी बात। मुझे और मेरे साथी भगवान सिंह जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।